हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं और शुरू कर देते हैं तैयारी फिर से टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और नेक्स्ट यूजीसी नेट के एग्जाम की। ठीक है। और बिल्कुल आईएएस और पीसीएस के लिए भी बेहद इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी की जो वीडियो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। आईएएस पीसीएस से भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो लोग आईएएस पीसीएस से तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी जरूर वीडियो देखें, और वीडियो देखें तो पूरी जरूर देखें, क्योंकि एक्स्ट्रा चीजें भी जो बताती हैं वो भी आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज हमारा विषय 7 चैप्टर 7 है ये। अब तक हमने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, और ये एनसीईआरटी 11 क्लास। ठीक है। और 12th क्लास की एनसीईआरटी तो हमने काफी करीब चैप्टर उसमें कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन 11th क्लास की है और इसमें हम 7 विषय जो है सब है ये चैप्टर। और आज पढ़ेंगे बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। हमारा 6 जो चल रहा था वो चल रहा था 3 वर्ग। ठीक है। और अब हम इसमें पढ़ेंगे बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो चलिए, तो जैसा कि 14वीं शताब्दी से, ठीक है, 14वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के अनेक देशों में नगरों की संख्या बढ़ रही थी। ठीक है, नगरों की संख्या बढ़ने लगी थी और एक विशेष प्रकार की नगरीय संस्कृति विकसित हो रही थी। अगर आपने इससे पहले की 6 चैप्टर नहीं देखे हैं तो जरूर प्लेलिस्ट में जाएं और पहले की जरूर देख लें, तभी आपको अच्छी तरीके से चीजें समझ में आएंगी। शुरुआत से ही मैंने पढ़ाया है इसमें। ठीक है। नगर के लोग अब यह सोचने लगे थे कि गांव के लोगों से अधिक सभ्य हैं। ठीक है, नगर के लोग क्या सोचने लगे थे कि वे जो हैं, गांव के जो लोग हैं उनसे क्या है, अधिक सभ्य हैं। नगर खासकर फ्लोरेंस, वेनिस शहर और रोम कला और विद्या के केंद्र बन गए थे। ठीक है। और नए नगरों को राजाओं और चर्च में थोड़ी बहुत स्वायत्तता मिली थी, यानी थोड़ी बहुत स्वायत्तता भी थी, स्वतंत्रता भी थी। नगर कला और ज्ञान के केंद्र बन गए। नगर किसके केंद्र बन गए थे? कला के भी और ज्ञान के भी। अमीर और जो अभिजात वर्ग थे, ठीक है, अमीर और अभिजात वर्ग यानी ऊंचे वर्ग जो के लोग जो थे वो अभिजात वर्ग में आते हैं, कुलीन वर्ग के लोग। और लोग कलाकारों और लेखकों के आश्रयदाता थे। जो अमीर लोग थे वो क्या थे? वही लोग कलाकारों और लेखकों के जो है उनके क्या थे, आश्रयदाता बन गए थे। इसी समय मुद्रण के आविष्कार से अनेक लोगों को, चाहे वह दूर दराज नगरों या देशों में रह रहे हों, छपी हुई पुस्तकें उपलब्ध होने लगी थी। ठीक है, 14वीं शताब्दी के अंत तक ये शुरुआत हो रही है, तो इस चीज का ध्यान रखें कि कब ये सब चीजें, छपी हुई पुस्तकें उपलब्ध होने लगी थी। जैसे कि 14वीं शताब्दी के अंत तक की बात चल रही है। ठीक है, लास्ट में। तो यूरोप में इतिहास की समझ विकसित होने लगी थी, क्योंकि छपी पुस्तकें उपलब्ध होने लगी और लोग अपने आधुनिक विश्व की तुलना यूनानी व रोमन प्राचीन दुनिया से करने लगे। जैसा कि यूनानी और रोमन उनको प्राचीन माना जाता है, तो उनकी तुलना प्राचीन दुनिया से करने लगे थे। अब यह माना जाने लगा था कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपना धर्म चुन सकता है। चर्च के पृथ्वी के केंद्र संबंधी विश्वासों को वैज्ञानिकों ने गलत सिद्ध कर दिया था। ठीक है, चर्च के जो पृथ्वी के केंद्र संबंधी विश्वास थे उसको वैज्ञानिकों ने क्या किया था, गलत सिद्ध कर दिया था, क्योंकि अब वे सौर मंडल को समझने शुरू हो गए थे। ठीक है। नवीन भौगोलिक ज्ञान ने इस विचार को उलट दिया कि भूमध्य सागर विश्व का केंद्र है। तो जो नवीन ज्ञान शुरुआत हुआ, उसने जो भौगोलिक ज्ञान हुआ लोगों को, उससे जो पहले ये विचार था कि वो अब सौर मंडल को समझने लगे थे, पृथ्वी के केंद्र संबंधी विश्वासों को। और भूमध्य सागर जो पहले इस विचार को माना जाता था कि जो भूमध्य सागर है वो पृथ्वी विश्व का केंद्र है, फिर इसमें परिवर्तन आया। ठीक है। इस विचार के पीछे यह मान्यता रही थी कि यूरोप विश्व का केंद्र है, और इसकी मान्यता भी रही थी। नेक्स्ट विषय में हम पढ़ेंगे, विषय 8। 14वीं शताब्दी से यूरोपीय इतिहास की जानकारी के लिए बहुत अधिक सामग्री, दस्तावेज, पुस्तक, चित्र, मूर्तियां, भवन तथा वस्त्रों से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है यूरोपीय इतिहास की जानकारी? ठीक है, दस्तावेज जो थे, मूर्तियां थी, मुद्रित पुस्तकें थी, उनसे प्राप्त होते। जो यूरोप और अमेरिका के अभिलेखागारों, कला
चित्रशालाओं और संग्रहालयों में सुरक्षित रखी हुई हैं। ठीक है। 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने रेनेसा, शाब्दिक अर्थ इसका पुनर्जन्म, हिंदी में पुनर्जागरण कह सकते हैं, शब्द का प्रयोग किया। ठीक है। 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने किस शब्द का प्रयोग किया? रेनेसा शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, रेनेसा। और इसका मतलब क्या है? शाब्दिक अर्थ है इसका पुनर्जन्म। ठीक है, यानी दोबारा जन्म और या पुनर्जागरण, हिंदी में उसे कह सकते हैं। तो शब्द का प्रयोग किया जो उस काल के सांस्कृतिक परिवर्तनों को बताता है। स्विट्जरलैंड के ब्रेसली विश्वविद्यालय के इतिहासकार जैकब बर्कहार्ट ने इस पर बहुत अधिक बल दिया था। ब्रेसली विश्वविद्यालय, स्विट्जरलैंड, और वे जर्मन इतिहासकार लियोपोल्ड वान राके के विद्यार्थी थे। राके ने उन्हें यह बताया कि इतिहासकार का पहला उद्देश्य है कि वह राज्यों और राजनीति के बारे में लिखे। ठीक है, राके ने बताया कि इतिहासकार का जो पहला उद्देश्य है वह है कि वह राज्यों और राजनीति के बारे में लिखे, जो राज्य हैं उनके बारे में लिखे, राजनीति के बारे में लिखे, जिसके लिए वह सरकारी विभागों के कागजात और फाइलों का इस्तेमाल करें। ठीक है, पर बर्कहार्ट ने अपने गुरु के सीमित लक्ष्यों से असंतुष्ट थे। उनके अनुसार इतिहास लेखन में राजनीति ही सब कुछ नहीं है। ठीक है, उनके अनुसार क्या था कि इतिहास लेखन में राजनीति ही सब कुछ नहीं है। इतिहास का सरोकार उतना ही संस्कृति से है जितना राजनीति से है। ठीक है, इतिहास का सरोकार संस्कृति से भी उतना ही है जितना कि किससे है? राजनीति से है। 1860 ईस्वी में बर्कहार्ट ने द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली नामक पुस्तक की रचना की। किस पुस्तक की रचना की बर्कहार्ट ने? द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन इटली नामक पुस्तक की रचना की। इसमें उन्होंने अपने पाठकों का ध्यान साहित्य, वास्तुकला और चित्रकला की ओर आकर्षित किया। किस पर ध्यान किया? जो पाठकों का ध्यान साहित्य की तरफ, जो वास्तुकला थी और जो चित्रकला थी, और आकर्षित किया। और यह बताया कि 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक इटली के नगरों में किस प्रकार एक मानवतावादी संस्कृति पनप रही थी। और उन्होंने यह लिखा कि यह संस्कृति इस नए विश्वास पर आधारित थी कि व्यक्ति अपने बारे में खुद निर्णय लेने और अपनी दक्षता को आगे बढ़ाने में समर्थ हो गया है। ऐसा व्यक्ति आधुनिक कहलाता था, जबकि मध्यकालीन मानव पर चर्च का नियंत्रण था। जो मध्यकालीन मानव था, हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी, उस पर किसका नियंत्रण था? चर्च का नियंत्रण। लेकिन अब ऐसा कुछ नियंत्रण नहीं रह गया। लोग अपनी दक्षता को खुद साबित करने लगे थे और खुद निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होने लगे थे। ठीक है, तो यह हमारा टॉपिक जो चल रहा है, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, विषय 7। ठीक है, इटली के नगरों का पुनरुत्थान। देखिए, पश्चिम रोम साम्राज्य के पतन के बाद इटली के राजनैतिक और सांस्कृतिक केंद्रों का विनाश हो गया। इस समय कोई भी एकीकृत सरकार नहीं थी और रोम का पोप, जो अपने राज्य में बेशक सार्वभौम था, समस्त यूरोपीय राजनीति में इतना मजबूत नहीं था। ठीक है, पश्चिमी रोम साम्राज्य के पतन हो गया था, उसके बाद इटली के राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्रों का धीरे धीरे विनाश हो गया, और इस समय कोई भी एकीकृत सरकार नहीं थी, यानी कोई एकीकृत एकात्मक सरकार इस तरीके से नहीं थी। जो रोम का पोप, जो अपने राज्य में बेशक सार्वभौम था, समस्त यूरोपीय राजनीति में इतना मजबूत नहीं था। एक अरसे से पश्चिमी यूरोप के क्षेत्र सामंती संबंधों के कारण नया रूप ले रहे थे और लातिनी चर्च के नेतृत्व में उनका एकीकरण हो रहा था। इसी समय पूर्वी यूरोप बाइजेंटाइन साम्राज्य के शासन में बदल रहा था। उधर कुछ और पश्चिम में इस्लाम एक साझी सभ्यता का निर्माण कर रहा था। इटली एक कमजोर देश था और अनेक टुकड़ों में बटा हुआ था। ठीक है, इटली क्या था? एक कमजोर देश था और उसके कई टुकड़े हो रखे थे और कई टुकड़ों में वह बटा हुआ था। परंतु इन्हीं परिवर्तनों ने
इतावली संस्कृति के पुनरुत्थान में क्या किया, सहायता प्रदान किया। ठीक है। बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के बीच व्यापार के बढ़ने से इटली के तटवर्ती बंदरगाह पुनर्जीवित हो गए। 12वीं शताब्दी से जब मंगोलों ने चीन के साथ रेशम मार्ग, और विषय 5 में हमने ये पढ़ा था, रेशम मार्ग से व्यापार आरंभ किया, तो इसके कारण पश्चिमी यूरोपीय देशों के व्यापार को बढ़ावा मिला था रेशम मार्ग के द्वारा, और इसमें इटली के नगरों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और अब वे अपने एक शक्तिशाली साम्राज्य के क्या है, अंग के रूप में नहीं देखते थे। ठीक है। भारत का ये नक्शा है स्विस संघ का। ठीक है। और ये नक्शा है वर्सिका, सार्डिनिया और टिरिनियन नगर, ठीक है, सिसिली के रूप में नहीं देखते थे, बल्कि स्वतंत्र नगर राज्यों का एक समूह मानते थे। नगरों में फ्लोरेंस और वेनिस गणराज्य थे और अन्य दरबारी नगर थे जिनका शासन राजकुमार चलाते थे। इनमें सर्वाधिक जीवंत शहरों में पहला वेनिस और दूसरा जिनेवा था। वे यूरोप के अन्य क्षेत्रों में इस दृष्टि से अलग थे, यहाँ पर धर्माधिकारी और सामंत वर्ग राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली नहीं थे। ठीक है। इसमें सर्वाधिक जीवंत नगरों में पहला वेनिस और दूसरा जिनेवा था, और यूरोप के अन्य क्षेत्रों से इस दृष्टि से अलग थे कि यहाँ पर धर्माधिकारी और सामंत वर्ग राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली नहीं थे। नगर के धनी व्यापारी और महाजन नगर के शासन में सक्रिय रूप से भाग लेते थे, जिससे नागरिकता की भावना पनपने लगी थी। यहाँ तक कि जब इन नगरों का शासन सैनिक तानाशाहों के हाथ में रहा, तब भी इन नगरों के निवासी अपने को यहाँ का नागरिक कहने में गर्व का अनुभव करते थे। ठीक। और नगर राज्य, कार्डिनल गेस्पारो कोंतारिनी अपने ग्रंथ द कॉमनवेल्थ एंड गवर्नमेंट ऑफ वेनिस, ठीक है, कौन सा ग्रंथ है ये, कार्डिनल गेस्पारो कोंतारिनी ने अपने ग्रंथ, और ये 1483 से 1542 के बीच रहे, और कॉमनवेल्थ एंड गवर्नमेंट ऑफ वेनिस में अपने नगर राज्य की लोकतांत्रिक सरकार के बारे में लिखते हैं कि हमारे वेनिस के संयुक्त मंडल की संस्था के बारे में जानने पर आपको ज्ञात होगा कि नगर का संपूर्ण प्राधिकार एक ऐसी परिषद के हाथों में है जिसमें 25 वर्ष से अधिक आयु वाले जो संभ्रांत वर्ग के सभी पुरुषों को सदस्यता मिल जाती है। ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पूर्वजों ने ऐसा नियम क्यों बनाया। सामान्य जनता को नागरिक वर्ग में जिनके हाथ में संयुक्त मंडल के शासन की बागडोर है शामिल क्यों नहीं किया जाए। यानी या क्या पूछा कहा है कि हमारे वेनिस के संयुक्त मंडल संस्था के बारे में आपको जानने ज्ञात हो कि नगर का पूर्व संपत्ति ऐसे परिषद थी जिसमें 25 वर्ष से अधिक आयु के लोग और सभी पुरुष सदस्यों को सदस्यता मिल जाती है 25 वर्ष के, जो संभ्रांत वर्ग के हो, यानी जो अमीर वर्ग के हो उनको मिलती थी। ठीक है। संभ्रांत वर्ग के हो, अमीर वर्ग के हो। और तो उसने कहा, फिर इसमें कहा कि मतलब सामान्य जनता को नागरिक वर्ग में जिनके हाथ में क्या होता है नागरिक वर्ग में संयुक्त मंडल बाकी बागडोर होती है उसको शामिल क्यों नहीं किया जाए, क्योंकि उन नगरों में अनेक प्रकार की गड़बड़ियां और जन उपद्रव होते रहते हैं जहां की सरकार पर जन सामान्य का प्रभाव रहता है। कुछ लोगों के विचार उससे अलग थे। उनका कहना था कि यदि संयुक्त मंडल का शासन संचालन अधिक कुशलता से करना है तो योग्यता और संपन्नता को आधार बनाना चाहिए। उनका क्या कहना था कि यदि संयुक्त मंडल का शासन संचालन अधिक कुशलता से अगर करना है तो किसको आधार बनाना चाहिए, योग्यता को और संपन्नता को। दूसरी ओर सच्चरित्र नागरिक जिनका लालन पालन उदार वातावरण हो तो प्राय निर्धन होते हैं, यानी उदारता और निर्धनता क्या है एक दूसरे के सहयोगी हैं। इसीलिए हमारे बुद्धिमान और विवेकवान पूर्वजों ने यह विचार रखा कि इस सांस्कृतिक नियम को बदलकर धन संपन्नता को आधार न बनाकर कुलीन वंशी लोगों को प्राथमिकता दी जाए। कुलीन और ये भी अमीर वर्ग होता है जो कुलीन कहते हैं, लोगों को प्राथमिकता दिया, तथापि इस शर्त के साथ वे केवल उच्च अभिजात वंशीय लोग ही सत्ता में न रहे, क्योंकि ऐसा करने से चंद लोगों की शक्ति काफी बढ़ जाएगी, न कि संयुक्त मंडल की।
गरीब लोगों को छोड़कर सभी नागरिकों का प्रतिनिधित्व सत्ता में, यानी गरीबों को बिल्कुल बाहर करना है और सभी लोगों का, जो कुलीन भी हो और अभिजात वर्ग हो, और चाहे वे अभिजात वंशी हो चाहे वो अपने विशिष्ट गुणों के कारण उदांत हो, इन सभी को सरकार चलाने का अधिकार मिलना चाहिए। ये थोड़ा सा हम फोटो देखते हैं। ये जी बेलिनी, द रिकवरी ऑफ द रेलिक ऑफ द होली क्रॉस, पवित्र क्रॉस के स्मृति शेष की पुनर्प्राप्ति। चित्र 1370 की ये घटना की याद में 1500 में बना, 1370 की घटना की याद में 1500 में बना, परंतु इसमें चित्रण 15वीं शताब्दी के वेनिस का है। वेनिस शहर का चित्रण है, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे नाव वाव सी भी दिख रही है, जैसा कि वेनिस शहर को कहते हैं कि वहां पे पानी बहुत है, पानी में शहर बना है और नाव चलती है। 14वीं और 15वीं शताब्दियां। 1300 इटली के पादुआ विश्वविद्यालय में मानवतावाद पढ़ाया जाने लगा था। 1441 में पेट्रार्क को रोम में राजकवि की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1349 में फ्लोरेंस में विश्वविद्यालय की स्थापना। 1390 में जेफरी चांसर कैंटरबरी टेल्स का प्रकाशन। 1436 में ब्रुनलेसी ने फ्लोरेंस में ड्यूमा का प्रारूप तैयार किया। 1453 कुस्तुतुनिया के बाइजेंटाइन शासक को ऑटोमन तुर्कों ने पराजित किया। 1455 गुटेनबर्ग ने विभाज्य टाइप से बारबाइल का प्रकाशन किया। 1484 पुर्तगाली गणितज्ञों ने सूर्य का अध्ययन कर अक्षांश की गणना की। कब की सूर्य का अध्ययन कर अक्षांश की गणना? 1484 में। 1492 में कोलंबस अमेरिका पहुंचा, ये आप जानते ही होंगे, 1492 में। और लियोनार्डो दा विंची ने द लास्ट शपर अंतिम भोज चित्र बनाया 1495 में। और 1512 में माइकल एंजेलो ने सिस्टीन चैपल की छत पर चित्र बनाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट घटनाएं जो हैं। विश्वविद्यालय और मानवतावाद। यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय इटली के शहरों पर स्थापित हुए थे। कहाँ पे स्थापित हुए? इटली के शहरों में स्थापित हुए, ठीक है। और 11वीं शताब्दी से पादुआ और बोलोनिया विश्वविद्यालय विधि शास्त्र के अध्ययन केंद्र है, लॉ के। और इसका कारण यह था कि इन नगरों के प्रमुख क्रियाकलाप व्यापार और वाणिज्य संबंधी थे, तो इसलिए वकीलों और नोटरी या सॉलिसिटर और अभिलेखपाल दोनों के कार्य करते थे कि बहुत अधिक आवश्यकता होती थी, क्योंकि वे नियमों को लिखते, उनकी व्याख्या करते और समझौते तैयार करते थे। इनके बिना बड़े पैमाने पर व्यापार करना संभव नहीं था। यही कारण था कि कानून का अध्ययन एक प्रिय विषय बन गया। लेकिन कानून के अध्ययन में यह बदलाव आया कि उसे रोमन संस्कृति के संदर्भ में पढ़ा जाने लगा। फ्रांचेस्को पेट्रार्क ने इस परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करते हैं। पेट्रार्क के लिए पूरा काल एक विशिष्ट क्या थी? सभ्यता थी, जिसे प्राचीन जो यूनानी थे और रोमन की वास्तविक शब्दों के माध्यम से अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। अतः उसने इस बात पर जोर दिया कि इन प्राचीन लेखकों की रचनाओं का बहुत अच्छी तरीके से क्या किया जाए? अध्ययन किया जाए। ठीक है, जो भी प्राचीन रचनाएं थी उनका अच्छी तरीके से क्या किया जाए? अध्ययन किया जाए। इस शिक्षा कार्यक्रम में यह अंतर्निहित था कि बहुत कुछ जानना बाकी है और हम केवल धार्मिक शिक्षण से नहीं सीखते हैं। इस नई संस्कृति को 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने किसका नाम दिया था? मानवतावाद। ठीक है, मानवतावाद का नाम दिया। 15वीं शताब्दी के शुरू के दशकों में मानवतावादी शब्द अध्यापकों के लिए प्रयुक्त होता था। किसके लिए प्रयुक्त होता था? 15वीं शताब्दी अध्यापकों के लिए, टीचर्स के लिए प्रयुक्त होता था। और जो व्याकरण, अलंकार शास्त्र, कविता, इतिहास और नीति शास्त्र का विषय पढ़ाते थे। कौन कौन से विषय पढ़ाते थे? अलंकार शास्त्र पढ़ाते थे, व्याकरण पढ़ाते थे, इतिहास पढ़ाते थे और नीति दर्शन का विषय पढ़ाते थे। लातिनी शब्द ह्यूमनिटास, जिससे ह्यूमनिटीज शब्द बना है। ठीक है, ह्यूमनिटीज कहते हैं जिसे, शब्द बना है जिसे कई शताब्दियों पहले रोम के वकील तथा निबंधकार सिसरो ने, जो कि जूलियस सीजर का समकालीन था, किसका? जूलियस सीजर की आपने कहानी पढ़ी होगी, संस्कृति के अर्थ में लिया था। वे विषय धार्मिक नहीं थे वरन उस कौशल पर बल देते थे जो व्यक्ति चर्चा और वाद विवाद से विकसित करता है। ठीक है, ह्यूमैनिटीज जैसा कि
जो कला के विषय लेते हैं तो हम कहते हैं ह्यूमैनिटीज से है वो, ठीक है। और इन क्रांतिकारी विचारों ने विश्वविद्यालय का अध्ययन ध्यान आकर्षित किया और उसमें एक नया नया स्थापित विश्वविद्यालय फ्लोरेंस भी था। कौन सा विश्वविद्यालय था? फ्लोरेंस, ठीक है, ये नया नया स्थापित विद्यालय था फ्लोरेंस, जो पेट्रा का अस्थायी नगर निवास था। इस नगर ने 13वीं शताब्दी के अंत तक व्यापार या शिक्षा के क्षेत्र में कोई विशेष तरक्की नहीं की थी। 15वीं शताब्दी में सब कुछ पूरी तरह बदल दिया। किसी भी नगर की पहचान उसकी महान नागरिकों के साथ साथ उसकी समृद्धता से बनती है। फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में दो लोगों का बड़ा हाथ था। इनमें से एक व्यक्ति थे दाते अलिगरी, जो किसी धार्मिक संप्रदाय विशेष से संबंधित नहीं थे, दाते, और उन्होंने अपनी कलम धार्मिक विषयों पर चलाई थी। दूसरे व्यक्ति थे कलाकार जोटो, 1267 से 1337 तक, जिन्होंने जीते जागते रूप चित्र इन्होंने बनाए थे। उनके बनाए रूप चित्र पहले के कलाकारों की तरह बेजान नहीं होते थे। कई बार ऐसा लोग चित्र बना देते हैं कि लगता है बस ये बोल पड़ेगा अभी। इसके बाद धीरे धीरे फ्लोरेंस इटली के सबसे जीवंत बौद्धिक नगर के रूप में जाना जाने लगा। इटली के सबसे बौद्धिक, ठीक है, रूप में जाना जाने लगा। कलात्मक कृतियों के सृजन का यह केंद्र बन गया था फ्लोरेंस। रेनेसा व्यक्ति शब्द का प्रयोग प्राय उन मनुष्य के लिए होता था। किस शब्द का प्रयोग? रेनेसा, ठीक है। किसके लिए प्रयोग होता था ये? उस मनुष्य के लिए जिसकी अनेक रुचियां हो, अनेक तरीके की से इंटरेस्ट हो उसका, और अनेक हुनर में उसे महारत हो, यानी अनेक उस व्यक्ति के पास हुनर भी हो। पुनर्जागरण काल में अनेक महान लोग हुए जो अनेक प्रकार की रुचियां रखते थे, ठीक है। कुछ लोग होते हैं बहुत ही प्रतिभाशाली होते हैं और उन्हें पढ़ने में भी, खेलने में भी, पेंटिंग करने में भी बहुत सारी उन्हें रुचियां होती हैं, और कई कलाओं में वो कुशल होते थे। ठीक है। तो रेनेसा शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? उस मनुष्य के लिए जो अनेक रुचियों में जो है महारत जिसको हासिल हो और बहुत सारे हुनर हो उसके पास, और कई तरीके की उसके पास अनेक रुचियां भी हो, ठीक है। उदाहरण के लिए एक ही व्यक्ति विद्वान, कूटनीतिक, धर्मशास्त्र और कलाकार भी हो सकता है। तो एक ही व्यक्ति कई तरीके की कलाकारी कर सकता है। कूटनीतिक भी हो सकता है, वैज्ञानिक भी हो सकता है, धर्मशास्त्र का भी ज्ञाता हो सकता है, और वह क्या है, एक्टर भी हो सकता है। जोटो द्वारा रचित चित्र आसिसी इटली का, देखो ये कितना अच्छा चित्र बनाया है इस तरीके से। तो ये जोटो द्वारा रचित से चित्र आप देख सकते हैं। एक बालक है बैठा हुआ, और ये है पैर छू रहे हैं, किसी राजा के बेटे होंगे जो बैठे हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से देखिए कितना बढ़िया चित्र बनाया हुआ। तो इतना हमने इतिहास का मानवतावादी दृष्टिकोण, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और थोड़ा सा हम चित्र भी देख लेते हैं। फ्लोरेंस में 1470 में बनाया गया एक रेखा चित्र। तो ये तो कुछ बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन एक तरीके से एक रेखा चित्र है ये। तो फ्लोरेंस शहर का आप देख सकते हैं इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इतिहास का मानवतावादी दृष्टिकोण, और आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।